आपके मन में क्या आया कि मतलब आपको लगा कि मैं विधायक बनूँ? आज का युवा कल का इस देश का भविष्य है, जो विकसित भारत को बनाने के लिए अपने अग्रसर होगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अभी देखेंगे केजरीवाल जी ने इससे पहले हर गली, हर मोहल्ले में ठेके खोले और गुमशुदा की तलाश है, कुछ बैनर्स आपने लगाए थे। तो मतलब क्या तात्पर्य था उसका? आप क्यों ढूँढ रहे थे उन्हें? कोई भी सदस्य हो, जी, जी, जी। कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, सबको ये पहले से बताया जाता है, सबको ध्यान होता है कि हफ्ते भर भी आपके पास समय नहीं है। एक तरफ आप बात करना चाहते हैं प्रदूषण के मुद्दे पर, दूसरी तरफ आप भागते हैं विधानसभा से। रेखा जी कई बार कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव करती हैं कि वो ट्रोल हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। मैं आज हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि मैं लगातार हिंदी बोल रहा हूँ। इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं लगातार ये नहीं इंग्लिश बोल रहा हूँ। बीच में हिंदी, इंग्लिश ये सब चीज़ों का तालमेल करके बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और हर बार की तरह सवाल हमारे होंगे और जवाब हमारे गेस्ट के होंगे। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि हमारे यहाँ विधायक साहब आए थे, धर्मेंद्र मारवा जी। और उनके बाद बीजेपी से ही हमारे साथ जुड़े हैं आज रविकांत जी, जो कि त्रिलोकपुरी क्षेत्र से विधायक हैं। सर, स्वागत है आपका। तो सर, कैसा फील होता है आपको, मतलब इतनी युवा अवस्था में जो है आपको इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिली और आप बीजेपी से विधायक चुने गए? ये मेरे लिए एक सौभाग्य का समय है। जिस दिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, आज से मैं ध्यान करता हूँ, आज 17 तारीख है और 16 जनवरी 2025 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रत्याशी बनाया, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि इस जो हमारे देश का युवा है, कल का भविष्य है, उसको उन्होंने चरितार्थ करा और मुझ जैसे सामान्य परिवार के एक कार्यकर्ता को उन्होंने प्रत्याशी बनाकर ये साबित भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ ये संभव है कि जो समाज के विषयों से जुड़कर चलता है, जो समाज के हितों में काम करता है, उसको पार्टी आकर लेकर आती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने समाज और अपनी विधानसभा की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसके लिए मैं उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन का दिल से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रवि जी, ज़्यादातर युवा आपकी उम्र में सोचते हैं कि हम घर बनाएँगे और अच्छी सी जॉब करेंगे और फिर अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। लेकिन आपका अचानक से क्या आपके मन में क्या आया कि मतलब आपको लगा कि मैं विधायक बनूँ? और इस क्षेत्र में जाने का कहाँ से आपके मन में आया? मैं शुरू से, जब से बचपन रहा, बचपन से अपने दादाजी से मैंने ये चीज़ सीखी, क्योंकि मेरे दादाजी 93 में पहला त्रिलोकपुरी विधानसभा से चुनाव लड़े और उनके अंदर एक मैंने मतलब उनके मन में जिज्ञासा देखी, समाज के प्रति उनका झुकाव देखा, समाज के लिए उनका जीने का जो मन था, जो समाज के लिए वो सामाजिक काम करते थे, वो मैं बचपन से देखता था अपने परिवार के अंदर। जब भी जाता था तो लोगों की समस्याएँ सुनना, उनका हल निकालना। फिर वही जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से, वहाँ पर भी मैंने घर में देखा कि हमारा घर किस प्रकार से समाज और देश को एक करने के लिए काम कर रहा है। तो मुझे भी, क्योंकि घर से ही आचरण आता है, घर से ही सीखने को मिलता है कि आप आगे का आपका भविष्य क्या होगा। उसके साथ-साथ मेरा संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जब मैं लगातार बचपन से ही मैं उस संगठन का स्वयंसेवक रहा हूँ। मैं बचपन से ही उधर सीखा, क्या देश के प्रति, क्योंकि मुझे एक ऐसा संगठन मात्र लगा जिसने, जो हमेशा राष्ट्र प्रथम की बात करता है, कि जो कुछ भी हो जाए, सब लोग अपनी अच्छाई और अपने लिए सिर्फ़ सोचते हैं। जी, जी, जी। लेकिन जो राष्ट्र के लिए सोचता है, वो असली नायक वही है। मैंने देखा कि पार्टी, संगठन के दोनों के विचार उसी तरफ प्रेरित कर रहे हैं और मैं भी, क्योंकि मैं युवा था, मेरी सोच भी उस तरफ बढ़ती चली गई। घर-परिवार का माहौल देखकर मैं निरंतर उसमें प्रयासरत होके संगठन के कामों में, समाज के कामों में मेरा भी मन और लगता गया, मैं आगे चलता गया, बढ़ता गया। और रही बात मौज और मस्ती की, तो उस समय भी वो सारी चीज़ रही। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता, जिले का संयोजक रहा, ग्रेट। विभाग में रहा। तो मैं नित प्रतिदिन सीखने की मेरे मन में जिज्ञासा रही, मैं सीखता रहा समाज में किस प्रकार से अपने आप को और समाज के लिए क्या-क्या चीज़ हम जी सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, वो काम हमें करना चाहिए। तो वो प्रेरणा मुझे अपने संगठन, अपने परिवार से मिली, जिस कारण मैं आज मुझे
जो विधानसभा से विधायक बनने का जो सौभाग्य मिला, वो सब मेरे परिवारजन, जो मेरी पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा है, वो मुझे ऊर्जा देती है, तो उस नाते मुझे काम करने का और दिल बहुत में बढ़िया। आता है। तो रवि जी, जैसा कि आपने बताया कि दादाजी के समय से और आप संघ से जुड़े हुए हैं, आपको वहाँ से प्रेरणा मिली है। तो अभी ऐसा कुछ होता है कि लोग समस्याएँ लेके आपके पास चल के आपके घर आते हैं और आप उन्हें समय देते हैं, उनकी बात समझ के उनकी समस्या का हल देते हैं या निवारण करते हैं? ऐसा कुछ अभी का मतलब होता है क्या ये सब? मैं हमेशा एक बात ध्यान करता हूँ, हमारे विद्यार्थी परिषद में एक मतलब संदेश भी सब लोगों में एक होता है कि आज का युवा कल का नागरिक है। और आज का युवा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आज का युवा कल का इस देश का भविष्य है, जो विकसित भारत को बनाने के लिए अपने अग्रसर होगा। जब क्षेत्र के जो मेरे परिवार है, क्योंकि मैंने जिस दिन से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं वो बात आपको बता रहा था, 16 जनवरी 2025 को जब मुझे प्रत्याशी बनाया, उस दिन से मैंने अपने परिवार के साथ संकल्प लिया कि त्रिलोकपुरी विधानसभा का एक-एक परिवार, वो जनता नहीं, परिवार है मेरा। जितने भी यहाँ पर मतदाता हैं, उसके साथ-साथ जो लोग मतदाता नहीं भी हैं, वो भी मेरा परिवार है। उनका सुख, उनका दुःख, उनका हर वो क्षण वो जो जीते हैं, वो मैं सब जीऊँगा, और उनके लिए मुझे जीना ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन सबके साथ मिलकर उनकी समस्याओं का जो भी वो लोग समस्या, पहले तो मेरे अपने घर के पास भी मेरा कार्यालय है, मेरे घर के पास ही है। मैं घर में रोज़ सुबह नित प्रतिदिन सुबह के वक़्त, क्योंकि मैं वहीं पला हूँ, वहीं बड़ा हूँ, जी, जी, और जी। मेरा परिवार की पृष्ठभूमि भी वहीं से रही है। हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग सुबह लोगों की समस्या का सुन के निवारण करना, एक होता है सुनना, दूसरा होता है निवारण करना। जब तक निवारण ना हो जाए, उस काम को प्रैक्टिकली खुद देखना। तो हुँ। मेरे अंदर एक युवा हूँ, तो इस तरीके का और भी ऊर्जा मिलती है कि मेरे लोग जब मेरे पास आते हैं, तो मुझे 2 गुना ऊर्जा मिलती है कि उन लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण किस प्रकार से हो। और रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारा ऑफिस समस्याओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए ना खुले। बहुत बढ़िया। मतलब आप तत्पर हैं अपने उस कार्य के लिए जो कि आपने सीखा था अपने पूर्वजों से बिल्कुल। और जो आप सीखते आ रहे हैं कि मुझे इसके मुझे लिए मेरा संगठन के विचार, मेरे अपने परिवार के विचार मुझे हमेशा ये प्रेरित करते हैं कि आपको जिस कार्य के लिए चुना गया है, ये ईश्वरीय कार्य है, जो हमें भाग्य से मिलता है। और भाग्य से तब आपका सौभाग्य में बदल जाता है जब आप उसमें चुन के आते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो सेवा का अवसर, वो प्रेरणा जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और जो मेरा परिवार है, जो मुझे प्रेरित करता है कि हर पल, हर क्षण आपको याद रहना चाहिए कि आपको हुँ, किस कार्य के लिए चुना गया है। तो मुझे वो काम करने में बहुत मज़ा आता है, और मैं उस कार्य को बहुत मन से, ध्यानपूर्वक करता हूँ। हमारी टीम ने एक वीडियो साझा किया था हमारे साथ जिसमें आप अभी कुछ दिन पहले इस ठंड में रात में निकल गए और जा कर के आप सर्वे कर रहे हैं। तो लोग तो काफ़ी खुश होते होंगे आपके क्षेत्र के कि देखिए हमारे विधायक साहब रात को सो नहीं रहे हैं और जाग कर के एक पहरेदार की तरह जो है छानबीन कर रहे हैं चीज़ों की सब ठीक है या नहीं है। क्या मुद्दा था वो मतलब क्या देखने निकले थे देखिए, आप? जिस दिन भी आप ये समझ लें कि मेरा, मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा, एक बात मैंने संकल्प 16 तारीख को लिया था कि त्रिलोकपुरी विधानसभा मेरा परिवार है। और उस परिवार के लिए जब मन के अंदर ऐसी आग होती है ना, तब इंसान सब भूल जाता है कि दिन है, चाहे रात है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है। वो जाता है, अपने क्षेत्र के हर वो पल को जीता है। अब रात के समय पर कई जगह ऐसा था कि क्राइम का माहौल बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं खुद रात में जाकर वहाँ पर देखना, आज ऐसा बदलाव आया है कि जहाँ पर पुलिस बूथ नहीं होते थे, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पुलिस बूथ बनने चालू हो गए। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती देने का हम काम कर रहे हैं। जहाँ पेट्रोलिंग कम होती थी, वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ने का काम होगा। जहाँ महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण करने का काम जब आया, तो मैंने कहा कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ हमें बनाने चाहिए। उस काम का हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में प्रपोज़ल आ रहा है। जहाँ सड़कें बन रही हैं, सड़कों की पैमाइश ठीक प्रकार से हो। सड़कों का जो पैमाइश है, कितना स्लोप बनना चाहिए, नालियाँ ठीक प्रकार से बनी, नहीं बनी, और हमने जो मतलब बारिश के समय में कोई वाटर लॉगिंग वाली समस्या तो नहीं आएगी, तो मुझे उस कारण से जाना भी पड़ता है, और हर काम को, हर चीज़ को खुद मॉनिटरिंग करके मैं करता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति पर ना डालकर, खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है। और जब हम खुद घर बनाते हैं, तो खुद खड़े होके एक-एक ईंट को देखते हैं, कितना मसाला लगेगा, क्या चीज़ डलेगी, कौन-सा हम इसमें स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। सेम वही मेरी विधानसभा मेरा परिवार है। तो जो-जो चीज़ वहाँ पर जा रही है, वो चीज़
खुद देखकर उसको कराना, ये मेरे अंदर आदत है बहुत खूब। और मैं इस चीज़ को करता हूँ। रवि जी, जैसा कि मैंने सुना है और मैं देखता आ रहा हूँ, जब किसी के पास दल बल आता है तो थोड़ा सा लोगों में घमंड आ जाता है। बट आपका बारे में सुना है काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं आप, हर छोटे से लेकर बड़े तक की सबके सुनते हैं, मतलब सुनते आ रहे हैं। तो कैसा फील होता है जब कोई आपको बोलता है विधायक जी जा रहे हैं? मैं तो इसको एक बात में ख़त्म करूँगा, इस बात को कहकर, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ बिल्कुल कभी सही। भी नहीं आनी चाहिए। मैंने फिर बताया, भाग्य से लेकर सौभाग्य में तब्दील जो आपको ईश्वरीय कार्य मिला है, उसको निरंतर सेवा भाव से करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव है, जिसने सोच लिया कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये राष्ट्र प्रथम की जो मन के अंदर आग है, वो हमेशा अगर जलती रहेगी तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति में घमंड और अहंकार आएगा। और अहंकार तो पतन की ओर लेकर जाता है। बहुत सही, और बहुत सही। हम तो युवा हैं, हमारा तो काम है कि अपने लोगों के लिए काम करना। तो अहंकार अपने कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, और अहंकार जो है वो ले डूबता है, बड़ी से बड़ी बिल्कुल। चीज़ें खत्म हो जाती हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपका क्षेत्र है, वहाँ के युवाओं को जो है आपसे क्या उम्मीद है, और कहाँ तक आप देखते हैं कि ये चीज़ हो तो युवाओं को बेनिफिट मिलेगा, या ऐसी कोई रोजगार या ऐसी कोई योजना? क्योंकि क्राइम ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई रहता था वहाँ का। हमने हालांकि हमारी जो टीम थी उसने रिसर्च करके बताया हमें कि काफ़ी हद तक चीज़ें नीचे आई हैं और स्थिर हैं। कोई क्राइम ऐसा हो नहीं रहा है, कुछ बड़ा कांड ऐसा हुआ नहीं है। तो क्योंकि मेरा इसलिए ये जानना है कि क्राइम वहीं होता है जहाँ पर लोगों के पास काम धंधा नहीं होता है। तो ऐसी कोई योजना या ऐसा कुछ है जो उस क्षेत्र के लिए अ, आपने आगे प्रपोज़ल भेजा हो, उससे युवाओं को काम मिलने की कुछ गुंजाइश हो? मेरा मानना है कि नशा मुक्त युवा, मेरा एक पैटर्न है जिस पे मैं लगभग 2014 से उस पे काम कर रहा हूँ। और 2014 ही क्यों, मेरे परिवार 2000 लगभग 93 से ये मुहिम पर है कि किसी भी जगह, चाहे वो ठेके, जब शराब के ठेके खुलते हैं, कोई चरस, गांजा, अफीम बिकता है, या कहीं पर सट्टे का ऐसा कुछ काम चलता है, क्योंकि अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो निरंतर कहीं ना कहीं समाज को खोखला करने का काम करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके लिए पूरा परिवार, हम सब लोग मिलकर, अभी देखेंगे केजरीवाल जी ने उससे पहले हर गली, हर मोहल्ले में ठेके खोले, और उस ठेके खोलने की वजह से जो हमारे युवा है खासकर, वो हुँ। नशे की लत में पड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश का युवा जितना स्वस्थ रहेगा, उस देश का विकसित होना संभव है। और जिस देश का युवा नशे की ओर बढ़ेगा, उस देश का पतन बहुत जल्दी है। क्या पॉलिसी लेकर आए थे, क्या सोचना था उनका, क्या विचार थे, मुझे नहीं समझ में आती। लेकिन मेरा अब इस समय हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को स्थापित करें और एक अच्छे स्तर पर लेकर आएँ। मेरा ये मानना है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा का हर युवा नशा मुक्त हो, शिक्षित हो। जब शिक्षा आपके हाथ में होगी, तो वो हर वो काम जो आपके मन में है, जी, जी। जो आप चाहते हैं, जो आप सब कुछ स्वप्न में सोचते हैं, वो आप सब कर सकते हैं अगर आपके पास शिक्षा है। मैं बात करूँ डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, हुँ। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सब वही था कि सामाजिक समरसता का भाव, सबके मन के अंदर एक ये भाव आ जाए कि शिक्षा आपका मूलभूत अधिकार है जिसे आपको लाना चाहिए। और शिक्षा के अंदर कलम में इतनी ताकत है कि आप जो आप चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हुँ, देश के लिए, हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो शिक्षा की ओर लेके जाना। तीसरा, आपने रोज़गार के ऊपर बात कही। जी, जी, जी। तो रोज़गार के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से युवाओं को निरंतर इस बात को कहते हैं कि हमारा युवा तकनीक से भरा हुआ हो, क्रिएटिव हो, उसके अंदर इतना जज़्बा हो कि वो देश के लिए नई-नई योजनाएँ ले, देश के लिए नए-नए, ऐसे आप देखिए आईटीज़ के ऐसे सारे हमारे बच्चे हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, बहुत सारे युवा हैं, हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, ड्रोन दीदी का ऐसा प्रपोज़ल बना है, इतने कांसेप्ट हमारे उसके अंदर निकल के आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि उनमें इतना दिमाग, इतना शार्पनेस है कि वो हर वो काम कर सकते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि हमारे देश का युवा वो सशक्त और मजबूत तब होगा कि वो रोजगार देने वाला बने। बिल्कुल। मतलब जॉब क्रिएटर, ना कि जॉब
अपने आप को लेने वाला, वो अपने आप को क्रिएटर, जॉब क्रिएटर के रूप में उभर कर आए विकसित और अपने आप को उस तरीके से विकास की ओर लेकर जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए आगे आ रही हैं। उन सब योजनाओं का लाभ लेकर अपने आप को इतना आगे लेकर आए कि इस देश का जो हमारा विकसित भारत का संकल्प 2047 है, वो सब युवा मिलकर उसको पूरा करें। बहुत बढ़िया। रवि जी, जैसा कि आपने बोला टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा छोटा-सा सवाल था कि एआई जो है आजकल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छाई हुई है। तो आप तो खुद से इतने पढ़े-लिखे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये आगे चल के वरदान या अभिशाप, क्या लगता है एआई से क्या होने वाला है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी काम होगा, हर व्यक्ति के अंदर आपको ज़रूर 2 क्वालिटी दिखेंगी, अच्छाई भी, बुराई भी, ये स्वाभाविक बात है। जब मैं बात करूँ कंप्यूटर जनरेशन की, जब आई थी, कंप्यूटर के बारे में भी लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर आएगा तो लोगों के रोज़गार जाएँगे, तो ये होगा। आज देखिए ना, कंप्यूटर से बहुत सारी सारा चीज़ों को कुछ काम ही कितना कंप्यूटर। सारा काम कंप्यूटर पे, जो हुँ। लिखने का काम है, जो डिजिटल इंडिया का प्लेटफ़ॉर्म आज चल रहा है, आज हम सारी चीज़ें उस पर लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज से रोज़गार हटा है या बढ़ा है? बिल्कुल, बड़ा ही है। ऐसी एआई से भी। हुँ, हुँ। उसका यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से उसको अपना टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ के अंदर, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि उसको एडवांटेज ही मिलेगा। जो गलत तरीके से उपयोग, किसी भी चीज़ का अगर गलत उपयोग करोगे, मैंने बताया कि 2 पहलू होते हैं हर सिक्के के। उस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो उसका वो भी रिज़ल्ट भी वैसे उसी ही हिसाब आएगा। से उसका रिज़ल्ट उसी हिसाब से आता है जिस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जी। ख़ैर, रवि जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि अ, शायद 3 बार की हार झेलने के बाद चौथी बार आपके द्वारा भाजपा ने अपना झंडा लहराया वहाँ पर। तो क्या शायद 300 कुछ वोटों का ही फ़र्क था दूसरे जो आपके प्रतिद्वंदी थे, उनसे जीतने के लिए? तो क्या आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा, या आपको था कि आप जीतेंगे और भाजपा का झंडा लहरा जाएगा यहाँ पे? और आपको कुछ कठिनाइयाँ आई हों, आपको होता है ना, एक सामने टक्कर पे खड़ा व्यक्ति भी कुछ रखता है, तो आपको क्या था कि मैं किस बिहाफ़ पर इनसे जीत सकता हूँ? इनसे क्यों मैं बेटर हूँ? या मतलब ऐसा क्या-क्या आपको लगा था जिससे आपको लगा था कि मैं विजयी होऊँगा यहाँ से? मुझे पहले दिन से ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस देश में नहीं, जिसका विदेशों में भी डंका बज रहा है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उनका खुद का भी एक संदेश है। मतलब वो जिस उम्र में हैं, हम जैसे युवाओं को उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से, उनकी कार्यशैली, कार्यपद्धति क्या है। और उनसे सीखने वाला व्यक्ति या उनको फॉलो करने वाला व्यक्ति, मुझे नहीं लगता उसके मन में कभी नकारात्मक कोई ऊर्जा आएगी। मैंने उनको सीखा है, उनको देखा है, उनसे सीखता हूँ, अपने संगठन की परिभाषा को सीखता हूँ। मन के अंदर पहले दिन से विश्वास था मुझे कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से जिताकर लेकर आएँगे। ये रविकांत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और संगठन की जीत थी। मुझे उस पे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस बार त्रिलोकपुरी विधानसभा में खिलेगा, क्योंकि उसका कारण था, जब आपका मन-मानस और आपके जीवन का संदेश, आपका लोगों के प्रति प्यार, आपकी इच्छाएँ और आपकी संवेदन शक्ति जब लोगों के साथ जुड़ती है और उसके भी साथ-साथ जब सच्चाई के मार्ग पर आप चलते हैं, तो ईश्वर अपने आप अच्छा रास्ता दिखाता है और उस अच्छे रास्ते के अंदर ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्यार छुपा होता है। सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ, फ़रेब, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इस नीति के ऊपर, इसके विज़न के ऊपर इन्होंने काम किया, जिसका सामना उन्हें हार के रूप में करना पड़ा। हुँ। जबकि उन प्रत्याशी को लगभग 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने उसका नाम घोषित किया था और जी। मुझे 14 से 15 दिन मिले थे सिर्फ़ कैंपेन में। लेकिन वही, जब संगठन, जब ईश्वरीय कार्य जब आप करने निकलते हैं, जब आपके मन की इच्छा शक्ति आपको ये जगह बताए कि आप किस काम में निकल रहे, तो ईश्वर, साथ देता समाज, है। लोग सब आपके साथ मिलकर आते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि 93 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का वोट निरंतर बढ़ता गया। इस बार लगभग 60,000 वोट पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है, और ये वोट की जीत से 394 वोटों की नहीं है। हुँ, हुँ।
अगर आप पिछले इतिहास को उठा के देखेंगे तो ये जीत लगभग 15,394 वोटों की है, जिस जीत को हमने जीत कर यहाँ पर दिया है। बहुत खूब। रवि जी, मैं एक छोटा-सा सवाल मतलब करना चाहूँगा आपसे। गुमशुदा की तलाश है, कुछ बैनर्स आपने लगाए थे, तो मतलब क्या तात्पर्य था उसका? आप क्यों ढूँढ रहे थे उन्हें? देखिए, गुमशुदा तो 3-4 लोग हैं, अब आप बताइए उसमें से किस गुमशुदा की बात कर रहे मैं हैं? आतिशी जी की बात कर रहा हूँ हाँ, कि आप उन्हें बड़े ही मतलब उससे ढूँढ रहे थे कि भई कहाँ चली गई हैं? मतलब क्या आप क्यों खफ़ा थे उनसे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है सदन। जी, जी। उस सदन के अंदर जो हमारे भारतीय परंपरा, हमारी भारत की संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा करने वाले, जो हमारे शहीदी दिवस के रूप में, शहादत दिवस के रूप में हम मना रहे थे। हुँ, हुँ। अब उनके लिए जो हमारे गुरु हैं, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा भी है, ऐसा देखा भी है और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ, जितने हमारे संत पुरुष, महात्मा और हमारे आज भी जो हमारे पंडित होते हैं, कोई गुरु होता है, हर एक समाज का एक गुरु होता है। वो लोग समाज को एक करने के लिए, वो ये कोई राजनीतिकरण, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ़ धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय संस्कारों को बचाने के लिए, भारतीय परंपराओं को बचाने के लिए खुशी-खुशी बलिदान दे देते थे। उनकी 350 वर्ष पूरे होने पर हुँ, हुँ। शहादत दिवस के रूप में पूरे दिल्ली में, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कुछ समय पहले वहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ था। हुँ, हुँ। उसके बावजूद लाल किले पर ही एक बड़ा आयोजन किया। हुँ। नहीं तो बहुत सारे लोग, मैं सोचता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक किसी भी अपने भारतीय परंपरा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने धर्म, अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा कार्यक्रम पूरे दिल्ली के लिए हुआ। जी, जी, जी। पूरे देश भर के अन्य जगह के लोग वहाँ पर आए। हुँ, हुँ, हुँ। और वहाँ पर जब बात हुई विधानसभा के अंदर कि उनके सम्मान के लिए जब बातें की जा रही थी, उनके बारे में बताया जा रहा था, किस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए क्या-क्या कार्य किए, कैसे उन्होंने शहादत दी। मतलब वो सारी चीज़ें बोलकर उन्होंने शिक्षकों को भी कितना पहले गलत कहा। जो शिक्षक होते हैं, जो हमें हमेशा ज्ञान, माता-पिता के बाद अगर कोई हमें सच्चाई का रास्ता और ज्ञान का रास्ता दिखाता है, वो हमारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं और हमें आगे का रास्ता, कोई भी बच्चा होगा, आज भी मैं जो कुछ हूँ, मेरे शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया होगा, तो आज मैं इस स्तर पर आके बैठा हूँ। आज उन लोगों ने शिक्षकों को भी कुत्ते से तुलना करी। हुँ, हुँ। वहाँ पर भी इस तरीके का उनका विचार देखने को मिले, उनकी मंशा देखने को मिली। उससे भी बड़ा जो समाज के, धर्म के गुरु होते हैं, उनके लिए उन्होंने बोला, इस प्रकार की गुरुओं का अपमान ना, ये करना, ये किसी भी धर्म के लिए बहुत चैलेंज वाली बात है। और उन्होंने उस धर्म का मज़ाक बनाया और इस तरीके की वो वीडियोज़ भी आप सबने देखी होगी कि कुत्ते और गुरु से उन्होंने कंपैरिज़न जिस तरीके से करा। और उस दिन के बाद से, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने गलती करी है, मतलब इसमें पूरे दिल्ली भर के, पूरे दिल्ली का जितना भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, हुँ, अगर हमें हुँ। अपनी विधानसभा के लिए, कोई दिल्ली के लिए कोई पॉलिसी लानी है, कोई रूल लेके आना है, कोई अपनी विधानसभा का मुद्दा उठाना है, कोई उसका डेवलपमेंट की बात करनी है, कोई कुछ भी खामियाँ, कुछ भी चीज़ हमें बतानी है, तो उस विधानसभा एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसमें हम पूरी बात बताते हैं। और वो जब लगता है विधानसभा के अंदर, तो इनकी योजनाएँ, इनके जो विचार हैं, इनके जो मतलब सोच है, वो दिखती है कि ये किस प्रकार के नीचे तक गिर गए हैं। उस तरीके की चीज़ सिर्फ़ एक तबके को खुश करने के लिए इस प्रकार की, इस धर्म के लोगों के साथ, इस तरीके का हिंदू धर्म के साथ मज़ाक बनाया। उनकी तुलना यहाँ से करी। तो इसलिए इनको पूछा गया, अगले दिन ही गोवा बैठ गईं। हुँ, गोवा हुँ। जाकर वहाँ पर मतलब लोग, कोई भी सदस्य हो, जी, जी, जी। कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, सबको ये पहले से बताया जाता है, सबको ध्यान होता है कि हफ्ते भर भी आपके पास समय नहीं है। एक तरफ आप बात करना चाहते हैं प्रदूषण के मुद्दे पर, दूसरी तरफ आप भागते हैं विधानसभा से और भागते भी 3-3 4-4 दिन के लिए, बिल्कुल विधानसभा सत्र से गायब, वो दिखाई नहीं दे, गोवा में जाके बैठ गई। तो उनकी तलाश है, वो आज भी अभी तक अपनी स्टेटमेंट देने नहीं आई। नदारद है वो। बिल्कुल।
खैर, तलाश अभी भी है, जारी है जो बिल्कुल कि तलाश है। रवि जी, जैसे कि हमारे एक सर्वेयर आपके इंटरव्यू से पहले थोड़ा आपके कार्य क्षेत्र में गए थे पता लगाने के लिए कुछ चीज़ें। तो जहाँ पर हमारा रिपोर्टर खड़ा था, तो किसी आम व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि भई कैसा कार्यकाल चल रहा है यहाँ पर, कैसा काम हो रहा है, भाजपा कैसा कर रही है? तो उस बंदे ने एक बहुत ही सटीक तौर पे जवाब दिया कि रवि भैया ने मुमकिन कर दिया। जिस रोड पे आप खड़े हो 11 साल से टूटा-फूटा पड़ा था। आई थिंक सी ब्लॉक कुछ करके था वो रोड, और आपने वहाँ पर सबमर्सिबल वगैरह का भी प्रावधान करवाया, रोड भी बनवाया। थैंक यू बोलूँगा मैं भी आपको कि आपने वहाँ की जनता के लिए इतना सोचा, जो कि 11 साल से कार्य नहीं हो पा रहा था, आपने करवाया। खैर, तो रवि जी, एक अभी आपने बात बोली प्रदूषण को लेकर के, तो हर व्यक्ति दिल्ली में परेशान है। इस समय जैसे ही ये मौसम आता है तो गैस का चैम्बर बन जाता है। भाजपा ने आने से पहले कहा था कि हम मुमकिन करके दिखा देंगे, प्रदूषण नहीं होगा। आपकी क्या तैयारी रही हो, या आपकी जो और सभी लोग मिलके इस पर क्या वर्क कर रहे हैं? क्योंकि मुमकिन तो इस बार भी नहीं हुआ, ये समस्या और बड़ी है, घट नहीं रही है। तो अभी कुछ इस पे लेटेस्ट वर्क हो रहा है, या आपको लगता है आने वाले साल में नहीं होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा अब से नहीं, बहुत समय से ये चल रहा है। जी, दिल्ली के बिल्कुल। लिए एक बड़ा चैलेंज है हुँ। और उसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि दिल्ली के लिए चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, इस बाउंड्री से जुड़ा हुआ हमारा दिल्ली है। जब पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता था, मैं दोनों फैक्टर आपको बताना चाहता हूँ। जी, जब जी। दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता था, तो प्रदूषण बढ़ने के बाद वो पंजाब के ऊपर पराली जलाने का आरोप लगाते थे। बिल्कुल। ये चलता रहा सिलसिला। दिल्ली के अंदर ऑड एंड इवन के नाम पर भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में रेड लाइट ऑन, रेड लाइट ऑफ, इसका तरीके से लोगों को परेशानियां झेलने को मिली। दिल्ली में उन्होंने एक और काम किया कि हम एंटी स्मोक्स जो टावर्स हैं वो लगाएंगे। उसके ऊपर कई हजार करोड़ रुपए लगा दिए। वो टावर के टावर लगे, लगे नहीं लगे कुछ नहीं पता, विज्ञापनों में खर्चा कर दिया। इस प्रकार की पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो सिर्फ अपने काम की कूल को दूसरे की ओर टाल देना। हुँ। अब फिर एक समय 2 साल 3 साल पहले का मैं आपको ध्यान कराता हूँ। जब ऐसा लगातार चलता रहा तो उन लोगों ने क्या किया, जब आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर आ गई जी, पंजाब जी, में, जी। हुँ, तो उन्होंने बोला हरियाणा से आता है। हुँ। मतलब अपनी सरकार आ गई तो अब हरियाणा से पराली जलती है। उसके बाद क्या हुआ, फिर वही प्रपंच इन्होंने रचना चालू किया। माँ यमुना जी की सफाई की बात हो, प्रदूषण की बात हो, वो भी जला रहा। छठ पूजा की बात हो तो छठ पूजा में आपने देखा बहुत सारे लोग, हमारे पूर्वांचल भाई-बहन माँ यमुना जी पर छठ पूजा नहीं मना पा रहे थे, जी, जी। क्योंकि प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा हुआ था। अब चलिए वो बात एक विषय अलग गया, बहुत सारी उनकी और बातें जो मैं बताना चाहता था, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं दूसरे पैटर्न पे आता हूँ। जी, जी। अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद छठ पूजा का पर्व आया। छठ का महापर्व, ऐसा 4 महीने 6 महीने में क्या हुआ, जो पहले माँ यमुना गंदी थी, प्रदूषित थी, उसी माँ यमुना जी की सफाई भी हुई। सफाई के बाद व्यवस्था भी की गई। बड़े स्तर पर श्रद्धालु वहां पर आए और उन लोगों ने पूजा पाठ करी। पहले भी तो 11 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। मैं 1 मिनट के छे लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। साफ-सफाई यमुना की हुई, और काफ़ी चैनलों में दिखाया गया। लोग कई सारे, मतलब आपके दल के भाजपा के लोग थे जिन्होंने आकर के बोला देखो हम इसका पानी पी रहे हैं। हुँ, बट विपक्ष ने शायद इस पर प्रतिक्रिया ये की, और उन्होंने एक वीडियो प्रस्तुत किया कि ये जो पानी पी रहे हैं यमुना का, वो पानी जो भर के बनाया गया है अप्राकृतिक, कुछ कुछ तालाब टाइप का, वो वहाँ से पी रहे हैं, जबकि दिखा रहे हैं यमुना से। क्या हुँ। वो वीडियो सत्य था, या फिर उसमें कुछ देखिए, मैं तथ्य बताता हूँ, था? बहुत सारी वीडियो को छेड़खानी की जाती है। वो वीडियो छेड़ी हुई वीडियो थी, जो आम आदमी पार्टी को, जो साफ नीति है, जो गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। हुँ। जिन लोगों ने दिल्ली को भ्रष्टाचार की नगरी बना दिया, जिन लोगों ने दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करा दिया, आज दिल्ली के अंदर जितने गलत सारे ठेके की पॉलिसी थी, चाहे वो सीवर की समस्या है, चाहे गंदे पानी की समस्या दिल्ली के अंदर निरंतर, किसकी देन थी? वो आम आदमी पार्टी की देन थी। ये हुँ। सब कोई नहीं होता। मतलब मैं एक बात कहूँगा कि हम कोई दहेज में नहीं लाए। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं उनके द्वारा, जो आज दिल्ली को साफ जिम्मेदार करने का काम हम जो कर रहे हैं। आज दिल्ली का मास्टर प्लान ड्रेनेज सिस्टम हमने बना दिया। क्यों बनाया? आज से पहले भी सरकारें थीं, केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करती थी, पहले भी तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। आज 6 महीने में क्या हुआ कि माँ यमुना जी की सफाई भी चल रही है, माँ यमुना जी के तट पर महापर्व भी
छठ पूजा का मनाया जा रहा है और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसके साथ जो प्रदूषण के आपने बढ़ती हुई बात का बताया कि आज देखिए, ना हमने रेड लाइट ऑन ऑफ की बात करी, ना हमने पटाखे जलाने के ऊपर कोई विरोध करा, क्योंकि ये क्या करते थे कि क्रिसमस डे हो या नया साल आए, अंग्रेजी नववर्ष, तो उसमें पटाखे जलाइए। दिवाली जो हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, उस पे पटाखे मत जलाइए। क्या ऐसे सरकारें करती हैं क्या? ये तो गलत और है। हमने पक्षपात। आए और कहा ग्रीन पटाखे आप लोग जलाइए। दिवाली हमारे प्रभु श्री राम जी के आगमन पर सब हिंदू समाज के लिए एक सबसे बड़ा त्योहार है, उसको मनाइए, वो भी मनाइए। तैयारी क्या होती है ये देखिए, तैयारी सरकार अगर सजग हो, सचेत हो, तो वो हर काम कर सकती है। जी जी। सरकार ने आने के बाद ही तुरंत इस काम को अपने साथ जोड़ा कि हमें जिस प्रकार की भी ये सारी चीजें हो रही हैं, उन पे तुरंत ध्यान लगाना चाहिए। अब देखिए, जिनका भी पीयूसी नहीं हुआ पड़ा, पॉल्यूशन कंट्रोल जिनका नहीं है गाड़ियों का, उनको फ्यूल बंद किया कि भाई अपना पॉल्यूशन कराइए, अवेयरनेस कैंप। जितने भी हमारे यहाँ पर मतलब चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे आरडब्ल्यूएस के ऑफिसेज हों, चाहे सुरक्षा कर्मी हों, चाहे हमारे गार्ड्स हों, चाहे हमारे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जो हमारे पंडित बैठते हों, मौलवी बैठते हों, जितने भी लोग धरातल तक, ये होती है अंत्योदय, जो सरकार हमारे उस पर काम करती है, उन लोगों को एक अच्छी गुणवत्ता के हीटर्स, कि वो लोग बाहर में आगजनी ना जलाएं, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है, उससे बचने के लिए उनको हीटर्स दें। एक एक विधानसभा के अंदर कितने सारे हीटर्स को बांटने का काम वो सरकार ने किया। ईवी पॉलिसी के तहत 1450 बचे देवी बसेस लाकर ये साफ दिया कि हम दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करना चाहते हैं। अब मैं उसके साथ बात करूं, एंटी स्मोक गन्स, लगातार स्प्रिंकल्स मशीन्स और एमआरएस मशीन्स। दिल्ली विधानसभा में अभी मुझे एक मौका मिला एलजी अभिभाषण पे बोलने का। 2300 करोड़ रुपए की लागत, 2300 करोड़ रुपए नगर निगम को दिल्ली सरकार ने, हमारी सरकार ने दिए हैं कि आप 70 की 70 हर विधानसभा के लिए एमआरएस मशीन्स खरीदिए, उसके साथ 1000 लीटर पिकर मशीन्स खरीदिए, जिससे कि दिल्ली की सफाई, हमारे सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान मिले। दिल्ली की सफाई एक एक गली कोने तक भी वो जाकर, मशीन जो कुछ गलियां रह जाती है वहां तक भी जाकर सफाई व्यवस्था करे। तो दिल्ली सरकार सचेत है और अपने काम को लेकर बहुत अच्छे थे मन से कर रही है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो ईश्वरीय कार्य है ये हम सबके भाग्य में मिला है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस काम को करने के लिए आए। पॉल्यूशन की इस लड़ाई में दिल्ली की जनता को सच्चे मायने में उनके साथ खड़े होकर इन सब चीजों को हटाएंगे, अवेयरनेस कराएंगे। और हमारी सरकार, कुछ समय बाद से आप देखेंगे हर बार एक नया डिफरेंस आएगा। अभी तो 1 साल सरकार को बने हुए फरवरी में होंगे, हमारे अभी 10 महीने 11 महीने चल रहे हैं। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि अपने क्षेत्र को, अपनी दिल्ली को कैसे सुरक्षित, विकसित, समृद्ध और स्वस्थ दिल्ली बना सके, उसके लिए हम सब लोग सब काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में। मतलब कार्य चल रहा है और शायद बहुत जल्दी आपको इस पर राहत भी मिलेगी सबको जी। आपने जिक्र किया अभी रेखा जी का। रेखा जी कई बार कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव करती हैं कि वो ट्रोल हो जाती हैं। आपका है इस पर कुछ कहना है? मतलब क्या उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, कोई भी बात है, मुझसे भी अगर मैं कोई बात कहूँ, कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने की वजह से हम फ्लुएंटली कुछ ही बात को बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आते हैं। मैं ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। मैं आज हिंदी बोल रहा हूं तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं लगातार हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूं तो मैं लगातार ये नहीं इंग्लिश बोल रहा हूँ, बीच में हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीजों का तालमेल करके बोलते हैं और ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है जिसको हमें बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन एक महिला के ऊपर इन लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं है, विपक्ष को और जो इससे काम में लगे हुए लोग हैं। मतलब हमारे देश के अंदर, मैं अपने देश की संस्कृति की बात करता हूं, हमारे देश में माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। भारत माता की जय हमारे मन में गूंजती है। एक फौजी को भी आप लड़ाई करते हुए देखोगे तो भारत माँ की जय बोलता है। तो माँ, जिसने हमें जन्म देने से लेकर, हमें ज्ञान पढ़ाने से लेकर, आज हम माँ यमुना जी की बात करें, चाहे गंगा जी की बात करें, चाहे माँ पार्वती की बात करें, चाहे माँ काली की बात करें, माँ का स्थान इस भारत के लिए, इस संस्कृति के लिए बहुत बड़ा है। और एक महिला इस दिल्ली के अंदर काम कर रही है, हमारी देश की महामहिम जी है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी।
वो इस देश की प्रथम नागरिक होने के हम्म नाते महिलाएं वो काम करती हैं। हमारे दिल्ली के अंदर भी ऐसा है कि महिला मुख्यमंत्री है, और जो विपक्ष है और जो अन्य लोग हैं, मतलब इस गलत, मैं तो ये कहूँगा बहुत गंदी राजनीति है। अगर किसी से कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो उस तरीके की चीज़ क्यों बोलना चाहिए? वो नित्य प्रतिदिन इंसान का बोलना नहीं, उसका काम हम्म बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है, एक महिला होने के नाते सुबह से लेकर रात तक दिल्ली के हर कोने, हर जगह जाके हर गलियों में घुस के काम करना, सफाई व्यवस्था ठीक करना। महिला मजबूत महिला के नाते उभर के आ रही है। मैं कहता हूँ अपने दिल्ली वासियों और अपने भारतवासियों से कि ये महिलाओं का अपमान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। महिला आप महिला का काम तो देखिए, उन जैसा काम तो मैं कह रहा हूँ, कुछ जितने भी महिला यहाँ पर हमारे रही हैं पिछले सरकारों में, जो हमारे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रही, चाहे वो अपने अभी आतिशी जी रही, करके तो दिखाएँ ऐसा काम। एक हम्म मुख्यमंत्री जो दिन से निकलती हैं, अपने घर-बार सब छोड़ दिया उन्होंने, पूरे दिन लगातार समाज की सेवा में, दिल्ली की सेवा में लगी रहती हैं। हम्म। ये तो सब चल गलत है बहुत, इस तरीके का जो खैर ये मतलब वो पब्लिक चल को रहा है। ध्यान देना चाहिए आपके हुँ। अनुसार। सर आपके क्षेत्र में रवि जी कुछ एक चीज़ें हैं जो कि थोड़ी-सी दुरुस्त हो जाएँ तो मुझे लगता है जनता को काफ़ी ज़्यादा आराम होगा। जैसे कि पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि जो बारिश आने वाली है अब जून, जुलाई, अगस्त में जो आती है अभी मानसून आएगा, उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं आपकी? मैं पूरी दिल्ली की बात ना करके सिर्फ़ आपके क्षेत्र की बात करूँ तो, आप लगे हुए हैं उसमें? प्रीकास्टिंग नाले की जो कई बार क्या था, पिछले नाले जो बनाए थे पिछली सरकारों के समय में, सरकार ने तो पिछले बनाए नहीं, कांग्रेस से भी पहले के समय पे जब हमारी सरकार थी, हुँ, तब वो बनाए गए थे। उसके बाद से किसी ने भी किसके साथ कोई भी काम ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ अपनी राजनीति रोटी सेकने और अपने आप को बल और थल से बनाने वाले लोग आए थे। हुँ, हुँ, उन्होंने ना तो समाज के बीच में जाके काम करा, ना लोगों के बीच में रहे। तो वो खामियाजा वाटर लॉगिंग का देखना पड़ रहा था। हुँ, अभी वाटर लॉगिंग मिंटो रोड है, उसपे भी होता था। आप देखिए सरकार इस बार कैसे हुआ, तो सारा पानी नहीं हुआ, हुँ, नहीं हुँ, वहाँ हुँ, पर जमा हुआ। हुँ, हमारी भी विधानसभा के लिए तैयारियाँ हैं, और इस बार वाटर लॉगिंग के बहुत सारे पॉइंटों को चिन्हित करा था। उसमें से लगभग 4 पॉइंट्स को हमने खत्म भी किया है, परमानेंट सॉल्यूशन के साथ। अब जो बारिश है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ वाटर लॉगिंग, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है एंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। हुँ, हुँ, कई जगह रोड को पार कर करके हमारे साथीगण सब ऐसे लोग, सब परिवार, और दिल्ली क्योंकि हमारा परिवार है तो वो लोगों का आगे बढ़ चुका है, और इस वजह से नालियाँ ब्लॉकेज हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा-सा चैलेंज बन जाता है ड्रेनेज के लिए, और नालों की सफाई, डीसिल्टिंग का एक बड़ा विषय है, जो सारी चीज़ें हैं। एमसीडी ने भी, जो पार्षद हैं, जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने क्या किया है कि वहाँ से जो नालियाँ, नालियों का जॉइंट सीवर से जोड़ दिया है। तो हुँ, बहुत सारे हुँ, विषय हुँ, ऐसे दिल्ली के अंदर हैं और हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में, जो चैलेंजिंग हैं। हुँ, हुँ, लेकिन उनको ठीक करना, उनकी मॉनिटरिंग, क्योंकि आप मैं वही कहूँगा, जब ऐसा होता है कि आपका अपना घर जब मान लो, हुँ, मैंने तभी कहा, ये मन में मेरे आचरण तभी आएगा जब मैं अपना परिवार मानूँगा, और मैं तो उसी दिन से परिवार मान के बैठा हूँ। तो इसलिए मुझे एक-एक समस्या और एक उसकी समाधान, हुँ, दोनों पर मैं उस पे काम कर रहा हूँ। और ये जो हमारा जितना भी आपने बताया, कि जितना भी हमारा ये ड्रेनेज वाला काम है, जो वाटर लॉगिंग होती है, जी, जी। उसको इस बार हम बिल्कुल, हमने सबने कमर कसी हुई है कि इस बार ऐसी तरीके की कोई भी चीज़ ना दिखे और हम अच्छे तरीके से उसको खत्म करें। गलियाँ बहुत संकरी हैं वहाँ की, लोग मतलब बड़ा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है कई बार जो पानी-वानी भरने से। तो कुछ ऐसा भी है जिससे कि पुनर्वास योजना के तहत जो बहुत ही छोटे-छोटे घर हैं और वहाँ पर एक ही गली में आप हुँ। जाके देखेंगे तो लोग ही लोग नज़र आते हैं। या फिर जो आपने देखा होगा कि जब हम राह से गुज़रते हैं उधर से, इत्तेफ़ाक से मैं भी कई बार उधर से निकला हूँ। ई-रिक्शा का बड़ा प्रकोप है वहाँ पर, मतलब कोई आम इंसान निकलने में बहुत समय लगा देता है, बीच में लाके खड़े कर देते हैं। और बड़ी ही मतलब अस्त-व्यस्त हो जाता है, लोग कहीं जाने होते हैं, आईटीओ किसी को पहुँचना है, हुँ। कहीं जाना है, लक्ष्मीनगर जाना है, 10 मिनट पहुँचना है तो 10, 15, 20 मिनट वो लोग भी खा जाते हैं। तो इस पर कुछ लगाम लगाने का सोचा है आपने या तरीके से, मतलब कोई स्टैंड बनाया है आपने वहाँ, मैंने देखा है, लोग वहाँ नहीं खड़े होते हैं, वो अस्त-व्यस्त कर देते हैं रोडों को, यहाँ-वहाँ फैले रहते हैं। तो इसके लिए कोई कार्रवाई? ये मैं आपको बताता हूँ, पहले आपने पुनर्वास की बात करी, तो पुनर्वास बस्तियों के लिए हमने, दूसरी हमारा डिपार्टमेंट है जो दिल्ली अर्बन उसका देखता है सारा। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमने सबने मिलकर, जितनी हमारे यहाँ पर जितने जे क्लस्टर्स आते हैं, उनकी हालत सच में खराब है। हुँ, हुँ। क्योंकि पिछले समय से वो बेचारे, मतलब
अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने डिपार्टमेंट के साथ मजाक बनाया हुआ था। पैसों के नाम पर उनको सिर्फ पैसा वैसे दिखाया जाता था, लेकिन जब बजट की बात आती थी तो 0.00 ये इनकी सच्चाई थी। जब सरकार आई हमारी, तो हम लोगों ने सुनिश्चित किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो हमेशा एक बात कहते थे कि अंत्योदय मतलब पंक्ति में बैठा आखिरी व्यक्ति, मतलब आखिरी वर्ग तक अपनी बात को पहुंचाना, सरकार की बात उन तक आना, ये हम सबका लक्ष्य है। तो जो सेवा बस्ती हम जाके, हम ही को कार्यकर्ता थे जो सेवा बस्ती में, मतलब एक देखा होगा कभी नेता कि चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे हमारे पार्टी का बूथ का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो सेवा बस्ती में रुकता है, उनके साथ उनके परिवार की समस्याओं को सुनता है, पूरी रात उनके साथ रहता है। सुबह जिस तरीके से वो जाते हैं, उनके शौचालयों की व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनको देखता है, फिर सरकार से आग्रह करता है कि ये समस्या आके इनका निवारण ऐसा होना चाहिए। तो हम उस विचार से आते हैं। हम उसके जितने भी मेरे क्लस्टर्स हैं, अभी मैं लगभग 2 दिन पहले एक राउंड लिया था अपने अंबेडकर कैंप की तरफ। लगभग 1 करोड़ रुपए सेवा बस्ती में, आप देखिए 1 करोड़ रुपए का फंड हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा ने, हमने ये अप्रूव करा के सरकार से निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को हमें दिया, और कुछ समय बाद हम उस काम को चालू करने वाले। एक एक गली, एक एक नाली, एक एक खरंजा उनको ठीक प्रकार से बना के दे, हमारी जिम्मेदारी है, वो हम उसको करके देंगे। दूसरा, जैसे रिक्शे की बात कही, ये दिल्ली के अंदर एक चैलेंज है कि ई रिक्शे वाले लगातार, उससे कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लोगों को देर हो रही होती है, वो लोग खड़े हो जाते हैं बीच में, पीछे से, और नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, गाड़ियों के हॉर्न भी बहुत सारे बजते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हमने मतलब जो ट्रैफिक है, दिल्ली पुलिस ट्रैफिक सेल को, उसके बारे में मतलब पत्र भी लिखा है कि इनको या तो सिस्टमैटिकली तरीके से लगाइए, नहीं तो इनको एक समयबद्ध तरीके से इनको काम करने का आग्रह हमने किया है कि वो लोग करें, क्योंकि वो लोग भी अपनी रोजमर्रा की चीजों में कमाते हैं, और हमारी भी मतलब ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का वो रोजगार ना ऐसा जाए, लेकिन सिस्टमैटिकली तरीके से सारे काम हो जाए। तो उस पे हमारा मतलब अभियान जारी है, और ट्रैफिक पुलिस से बात हो गई है, उनको पत्र भी चला गया है, और अभी कुछ जगह पर सिस्टमैटिकली तरीके से हमारी विधानसभा में लगने लगे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब इस पे भी कार्य चल रहा चल है। रहे हैं। रवि जी, ये तो रही राजनीति से रिलेटेड बातें, कुछ पर्सनल बातें थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आपसे। अगर आप विधायक ना होते तो आप क्या होते, जहां आप अपने आप को टॉप लेवल पे सोच रहे होते कि मैं यहाँ जाकर के और ये लेवल अचीव करता? देखिए, मैंने तो एक चीज जीवन में सीखी है, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित करता परिणाम है। आप हमेशा आगे काम करते रहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा अपना मार्गदर्शक रूप में बनाते चलिए, और जब लक्ष्य आपका बड़ा होता है ना, तो आपकी सोच भी बड़ी होती है। ये संगठन की, मैं तो कहूँगा संगठन है, संगठन जो सोचता है अच्छा ही सोचता है, संगठन जो चाहता है वो करता है, और संगठन की रीति नीति हमेशा राष्ट्र और समाज के लिए भूमिका निभाने वाली होती है। तो मन के अंदर कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं रही कि मैं विधायक नहीं होता तो मैं ऊपर क्या होता। जिस प्रकार से संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाऊं और अपने समाज को दुगनी स्पीड से अपनी विधानसभा को दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाकी सब निर्णय संगठन करता है। संगठन को आगे बढ़ाना है, इधर रखना है, वैसे रखना है, वो सब संगठन का निर्णय है। पूरा समय आपका निकल जाता होगा इन कार्यों में, लोगों से मिलना, बहुत सारी चीजें, मीटिंग्स वगैरह उधर, परिवार को समय दे लेते हैं आप, मतलब फैमिली संतुष्ट है? देखिए, जब आप, मैं वही है, आपने ये खैर पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय नहीं होता, समय का अभाव भी होता है, क्योंकि जब आप ने मन में सोच लिया कि आपका विधानसभा ही आपका परिवार है, तो मैं भी तो अपने परिवार के बीच में रह रहा हूँ, उनके सुख दुख को सुन रहा हूँ, उनकी बातों को सुन रहा हूँ, उनके समाधान की ओर बढ़ रहा हूँ। और उसके लिए भी एक अच्छी बात यह है कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, वो लगातार पहले से इस चीज को जानते हैं कि बताया हमारे था। परिवार के अंदर ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। हम सब लोग सामाजिक हैं, हम सब लोग समाज को लेकर चलने वाले हैं। और उसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी, वो अभी मेरी लगभग 2 साल पहले शादी हुई है। उनका इतना मेरे साथ मतलब एक नई, आज के एज के
लोग नहीं एडजस्ट कर पाते थे। बिल्कुल वही। लेकिन उसका, मेरी वाइफ़ का मेरे साथ होना और उसके साथ-साथ उस चीज़ों को साथ में लेकर चलना, उसने बहुत बड़ी भूमिका उसमें वो निभाती हैं हमेशा। समय पर खाना मुझ तक पहुँचे और वो मुझे इस चीज़ की प्रेरणा हमेशा देती हैं कि जो आप काम कर रहे हो, बस भगवान को साक्षी मानकर उस काम को करते रहना। रास्ता बहुत लंबा है और विज़न पे आप काम कर रहे हो, उसको निरंतर करते रहना और रोज़ माता-पिता का अपना आशीर्वाद जब लेके निकलते, तो मन के अंदर ये रहता है कि हर क्षण, हर पल अपने परिवार के लिए जीना है, तो वो जीते हैं। बहुत बढ़िया। रवि जी, आपकी कोई हॉबी रही हो, मतलब कुछ खेलना, कूदना, गाना, पकाना, खाना, तो अभी मतलब क्या, मतलब आपके लिए क्या ऐसा? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मैं लगभग बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौकीन था। मैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भी प्रैक्टिस के लिए, जब गर्मियों की छुट्टी पड़ा करती थी, सरकार की तरफ से पहले जब निकला था, मुझे 9-10 10-11 के आस-पास की बात होगी, 2010 या 11 की। तब मैं खेलने क्रिकेट वगैरह, कई बार ऐसा हुआ कि पैर भी मुड़ गया, स्वेल हो गया, हाथ में लग गई, लेदर से खेलने लग गए और इतना मतलब वो था मुझे शौक क्रिकेट का, आज भी है। तो मैंने मतलब क्रिकेट के लिए पूरे-पूरे दिन, दोपहर, धूप सब निकाल देता था खेलने के लिए। हुँ, जब हुँ। मैं खेलता हूँ तो फिर खेलता हूँ। हाँ, हाँ। तब मैं उस तरफ, मेरा ध्यान कहीं और होता ही नहीं है। क्योंकि खेल जो है ना, हमेशा हमें बॉडी फिट तो रखता ही है, हमारी स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन पावर, हमें एकता का संदेश, हमारी टीम स्पिरिट, ये सब चीज़ों से भी जोड़ता है। और आज भी ऐसा है कि मैं कुछ समय के लिए शाम के वक़्त, सुबह से लेकर रात तक समय नहीं मिलता, शाम का, लेकिन जब भी 1 घंटा, आधा घंटा मुझे मिलता है, तो मैं अपने ऑफ़िस में क्रिकेट ज़रूर खेलता हूँ। अरे रोज़ वाह! मेरी आदत है कि मैं अपने क्रिकेट खेलता हूँ। वो मेरा पैशन है, उससे मैं जुड़ा रहता हूँ और उसको मैं खेलता हूँ। एक्सरसाइज़, स्वास्थ्य और पैशन सब पूरा हो रहा है। रवि जी, मेरा एक और छोटा-सा सवाल था। समय का मतलब मैं मान रखते हुए एक मेरे दर्शक ज़रूर पूछते हैं कि आपने पूछा नहीं ये। आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा क्षण जब आप सबसे ज़्यादा दुखी हुए हों और एक वो क्षण जब जब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो? ये तो मतलब वो समय याद करना पड़ेगा। दुखी इन द सेंस मैं दुःख मतलब हुआ कब, आपको, हाँ। रिग्रेट हुआ हो या फिर आपको लगा हो कि ये अचीव कर लेना था या नहीं कर पाया, या कभी मम्मी-पापा ने पहली बार हाथ उठाया हो, या घर में वो तो कुछ ख़ैर ऐसा? माता-पिता का अधिकार है, हाँ, हाँ। उसमें तो कोई मतलब कोई भी कोई माता-पिता हुँ, अपने बच्चे को गलत राह पे नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्षण मुझे ध्यान है जब मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था और मैं उस दिन, मुझे रोना भी आया था, मैं बहुत ज़्यादा वो भी हुआ। ये बात 2012 की है। हुँ, हुँ। 2012 में मेरी माताजी प्रयास कर रहे थे, हम समाज में, संगठन में लगातार जुड़ते रहे, काम करते रहे। तो एक ऐसा समय आया जब, मैं उस समय छोटा था बहुत, मतलब 11-12 के आसपास मैं, मतलब मैंने 12th पास की थी 11th में, 2011 में। तो उसके बाद एक निगम का चुनाव था हुँ, हुँ। और निगम के चुनाव में हम अपनी माताजी के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो पहले 2007 में चुनाव लड़ी थी। हुँ, तो जब उनका आया समय कि हमने प्रयास करा, तो उस समय संगठन द्वारा टिकट का, वो तो संगठन तय करता है किसको मिलना है, क्या मिलना है, कार्यशैली और वो सब चीज़ें देखकर। तो जब तय हुआ, तब मैं बचपना था, तो उस समय की सोच भी नहीं थी। तब मुझे दिल में वो बात इतनी लगी कि मैं उस समय खूब रोया। तो हुँ। मेरी दादी जी मुझे आकर मेरे पास बोलती हैं कि, "इतना रो क्यों रहा है? क्या बात है? ऐसा नहीं।" तो मैंने उनको बताया, ऐसा-ऐसा हो गया। मैं सोच रहा था कि मम्मी को टिकट मिलेगा और मम्मी लड़ेंगी और ऐसे होगा, हुँ, हम सब समाज में काम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से काम करने का मौका मिलता, ऐसे-ऐसे। तो उस समय मेरे पिताजी आए तो उन्होंने बोला कि बेटा, ये सब संगठन पे निर्णय होता है और वो लोग, संगठन भी बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत सारी चीज़ें देखकर करता है। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती हैं, अपने मन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने काम, अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना। निरंतर हम लोगों का काम है, हमें काम करना। निर्णय संगठन को लेना है, कभी भी इस बात को नहीं लेना। तो उस समय मुझे बहुत बात वो चुभी थी, बहुत रोया था, बहुत परेशान हुआ था। लेकिन देखिए वो समय आज, हुँ, फिर मैं खुशी का समय बताता हूँ, वो हुँ, समय लगातार चलता रहा। 2012 और 2025 हुँ। लगभग 13 साल 13 के साल का आसपास फ़र्क। हुआ। हुँ, उस 13 साल के अंदर संगठन ने हमारी सब संघर्ष को, समाज के प्रति लगाव को, देश के प्रति
प्यार को, हर चीज़ को देखा। आज मुझे मतलब एक तरफ हम उसके प्रयास थे और संगठन ने मुझे क्या ज़िम्मेदारी दी। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि संगठन का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को यहाँ से यहाँ ले माता जी को टिकट नहीं मिल पाना एक समय 2012 के आसपास, और आज की डेट में वो खुद पदस्थ हैं, इतनी मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है। तो ये तो हुए उनके खुशी और दुखी के क्षण। तो रवि जी, मैं अपने सवालों को विराम देना चाहूँगा। बड़ी ही सरलता और कुशलता से और सही सवाल आपसे हमने किए और आपने जवाब दिया। तो आपका हमारे स्टूडियो पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रवि जी के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। किसी कारण थोड़ा-सा उनको कुछ फ़ीवर या कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमारे स्टूडियो पे आए। तो मैं बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, और आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। अभी तो आप बहुत एज है आपकी, बहुत छोटे हैं अभी आप। बस यही है कि आप वो लेवल अचीव करें जो आपने मन में सोचा हो। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते बहुत-बहुत हैं बहुत आपका जल्दी। भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार, साथ ये सब हमेशा बना रहे, क्योंकि इंसान मनुष्य जो है ना हमेशा सबको जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। भगवान ने हमें सबको एक जैसा बनाया है। हम सबको एक जैसा मिलके चलना चाहिए और इस देश को, हमारी दिल्ली को विकसित दिल्ली, विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत रहें। ऐसी सबको शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ। आप सबका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते कुछ गुनगुनाना या गाना या शायरी कुछ करना चाहेंगे आप? वो मुझे मैंने बताया मेरा पैशन ही सिर्फ़ वो था, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, गुनगुनाना में मतलब गाना मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगता है हुँ, हुँ। और शायरी तो हमें आती ही नहीं। नहीं, आपने बीच में कई अच्छे मतलब शब्दों का हाँ, चयन किया और मेरा आपने मानना ये है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का आचरण, उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपनों का भारत है, उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करें और उसी उद्देश्य को लेकर अपने देश के अंदर सामाजिक समरसता, अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए एकजुट होकर उसमें लग जाएँ। हमारा देश प्रथम, उसके बाद सब कुछ। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। नमस्कार।